सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के इकोनॉमिक्स के मिड टर्म के सैम्पल पेपर के रिगार्डिंग। आपकी इतनी रिक्वेस्ट के बाद कि सर आपने जो है जैसे बिजनेस स्टडी का, अकाउंटेंसी का जैसे मिड टर्म का सैम्पल पेपर कराया है, बिल्कुल इसी तरीके से आप इकोनॉमिक्स का भी जो है हमें मिड टर्म का सैम्पल पेपर जो है कराइए। मैं आपको बता दूं कि भाई ये कोई सीबीएसई की तरफ से कोई ऑफिशियल जो है मिड टर्म का सैम्पल पेपर नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से बोल रहे थे कि इकोनॉमिक्स का हमको सैम्पल पेपर मिल ही नहीं रहा है। तो वाई वो इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि इकोनॉमिक्स का सैम्पल पेपर मिड टर्म का इस बार आया ही नहीं है। ये जो सैम्पल पेपर है ये कम्प्लीटली मैंने आपके लिए बनाया है। जितना भी मिड टर्म के अंदर आपका सिलेबस आ रहा है उसको देखते हुए ये मेरे द्वारा डिज़ाइन किया हुआ सैम्पल पेपर है। ये कोई ऑफिशियल सैम्पल पेपर नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो हमने क्वेश्चंस लिए हैं वो सारे के सारे हॉट्स क्वेश्चन हैं। आपके मिड टर्म के एग्ज़ाम के अंदर आने की जो पॉसिबिलिटी है उसकी कहीं ज़्यादा है। ठीक है, तो बहुत मेहनत लगी है इसको बनाने में। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने सभी फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको भी पता है कि हिंदी कंटेंट इकोनॉमिक्स का आपको पूरे यूट्यूब पे जो है कहीं नहीं मिलने वाला है, और इसको बनाने में बहुत 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 ज़्यादा जो है यार मेहनत लगती है हिंदी में। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, सभी टीचर्स में, सभी अपने ग्रुप्स के अंदर। इसकी ज़रूरत सबको बहुत ज़्यादा है। कैसे मिलेगा ये? डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक डाल दिया, वहाँ से आप इसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड करके आप ये वीडियो भी, इसका सोल्यूशन और पीडीएफ वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। 1 मिनट की बात और सुन लीजिए, बहुत ही ज़्यादा मुद्दे की बात है। ठीक है, आपको पता ही है कि भाई दिवाली वगैरह जो है आ गई है, गिफ्ट वगैरह आपके पास बहुत सारे आ चुके होंगे। तो भाई मैं आपके लिए जो है एक बहुत ही बड़ा जो है यहाँ पे हम गिव अवे जो है करने वाले हैं, तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। हम क्या करने वाले हैं, हम जो है 5 अपने लक्की विनर को जो है क्या करने वाले हैं, 5 अपने लक्की विनर को जो है 500 रुपये का गिव अवे जो है करने वाले हैं। यानी कि टोटल जो गिव अवे होने वाला है वो 2500 रुपये का गिव अवे जो है होने वाला है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, 5 बंदों को 500 रुपये का गिव अवे मिलेगा, 2500 रुपये। आपको बस कुछ नहीं करना, आपको बस इस वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो के नीचे जो है एक प्यारा सा आपको बस कमेंट कर देना है। चैनल को सब्सक्राइब करके उसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना है, जो है 9901 बस इस पे मेरे को भेज देना है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आपके पास हो गई 9901 इस नंबर पे चैनल को सब्सक्राइब करके आपको बस स्क्रीनशॉट भेज देना है। इस वीडियो में कमेंट जरूर करनी है आपको। ठीक है, क्योंकि इसी वीडियो से जो है हम ये 5 बंदे जो हैं पिकअप करेंगे, तो वो कमेंट से ही आप जो है पिकअप हो पाएंगे। रैंडम कमेंट जो है वो पिकअप होगी। कमेंट जरूर करना है, बिना कमेंट के आपका नाम ही नहीं आएगा। पता चला आपने चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज दिया, कमेंट ही नहीं करी। कमेंट जरूर करना है, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करके मेरे को भेज देना है मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। ठीक है जी, इतना बस आप जो है इतना जो है आप कर दीजिएगा। इस वीडियो को जो हमारा टारगेट है, इस वीडियो का हमारा जो टारगेट है वो केवल 45,000 सब्सक्राइबर का है, और केवल 5,000 सब्सक्राइबर जो है 5,000 सब्सक्राइब, 40,000 तो हो ही गए हैं, 5,000 सब्सक्राइबर का जो है हमारा इसका टारगेट है। ठीक है, और ये बहुत ही ईजिली अचीव हो सकता है। मुझे पता है इस वीडियो पे 10,000 प्लस व्यूज़ जो है वो आएंगे ही आएंगे, वो मेरे को पता ही है। और इकोनॉमिक्स का जिस दिन एग्ज़ाम होता है उससे एक दिन पहले हमारे चैनल पे जो है 50 प्लस, मतलब 50,000 प्लस जो है ट्रैफिक रहता ही रहता है। तो ये जो टारगेट है ये बहुत ही छोटा टारगेट है, बहुत ही छोटा। मैं आपको स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूंगा, जिस दिन इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम है उससे एक दिन पहले कितना ट्रैफिक जो है हमारे चैनल पर आता है। तो ये आप ये मत सोचिएगा, बहुत ही छोटा टारगेट है। इसी वीडियो पे 10,000 प्लस व्यूज़ जाएंगे, इस बात का मेरे को श्योरिटी है। ठीक है जी, अब बकवास बहुत हो गई है, अब बात करते हैं मुद्दे की। तो प्लीज़ जैसा आपको बताया गया वैसे इसको कर दीजिएगा। अगर टारगेट हमारा अचीव हो जाता है, अगर 45,000 सब्सक्राइबर हमारे जो है हो जाते हैं, ये टारगेट अगर अचीव हो जाता है, ठीक है, तो 1 नवंबर को जो है हम कौन कौन से 5 बंदे हैं लक्की विनर के अंदर, किस को वो 500 रुपीज़ मिले उसकी जो है अनाउंसमेंट हम वीडियो के माध्यम से करेंगे। 1 नवंबर को इसकी घोषणा होने वाली है। ठीक है जी, 31 नवंबर को आपका पेपर है, मतलब तक इस पर आप जो है इसका टारगेट अचीव कर दीजिएगा। 1 नवंबर तक इसकी अनाउंसमेंट होगी अगर टारगेट हो जाता है। अगर टारगेट नहीं होता है तो कोई भी जो है
ये इनवैलिड हो जाएगा, फिर ये वैलिड नहीं रहेगा। ठीक है, अगर टारगेट होगा तो ही वैलिड है, ध्यान से सुन लीजिएगा। अब बकवास बहुत हो गई है, मुद्दे की बात करते हैं। देखिए जी, मुद्दा ये है, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें भाई मैंने सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो आपकी प्रॉब्लम है, स्टेटमेंट वाले, असर्शन, रीजनिंग, ये सारी की सारी जो आपकी प्रॉब्लम है वही हमने लिया है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन में कहता है कि जैसे जैसे आय बढ़ती है लोग अधिक बचत करना शुरू कर देते हैं। क्या ये बात ठीक है, क्या ये बात गलत है? तो ये बात तो ठीक है, इनकम के बीच में और सेविंग के बीच में कैसा रिलेशन होता है? सीधा रिलेशन होता है। स्टेटमेंट 1 जो है भाई वो बिल्कुल ओके है। जैसे जैसे आय बढ़ती है लोग एक स्तर के बाद कम उपभोग करते हैं। उसने क्या बोला? एक स्तर के बाद, एक पॉइंट के बाद। पहले तो इनकम बढ़ने से उपभोग बढ़ता है, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट के बाद क्या होता है? उपभोग कम हो जाता है। तो क्या ये बात ठीक है? तो ये भी बात ठीक है भाई। पहली वाली की स्टेटमेंट भी ठीक लिखी हुई है और दूसरी वाली स्टेटमेंट भी ठीक लिखी हुई है, दोनों स्टेटमेंट ठीक लिखी हुई है। ये जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे आपको सिर्फ इतना देखना होता है कि वो जो स्टेटमेंट लिखी है वो सही है या गलत है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो कथन 1 और कथन 2 दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो सही है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के रिगार्डिंग। कहता है काल्पनिक अर्थव्यवस्था में आय के संतुलन स्तर की गणना कीजिए। वाई आपको जो है निकालना है। ठीक है, जिसके लिए ये दिया गया है, क्या क्या दे रखा है आपको? निवेश दे रखा है आपको 500 और उपभोग फलन दे रखा है आपको इतना। आपको मैं बता दूं, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है और मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझा चुका हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। जब भी आपको उपभोग फलन दे रखा हो, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस आँख बंद करके y इज इक्वल टू सी प्लस आई लगा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, y इज इक्वल टू सी आपको जो दे रखा है वो आपको दे रखा है 100 प्लस 0.80 y, और i जो आपको दे रखा है, वो आपको दे रखा है 500। ठीक है जी, तो ये आपका कितना हो जाएगा? ये आपका जो है ये आपका हो जाएगा आपका 600। ठीक है, प्लस 0.8, इसको y 0.8 लिख लीजिए, 80 लिख लीजिए, एक ही बात है। ठीक है जी, 500 मैंने इसको 100 को और 500 को प्लस कर दिया, 600। y वाले अलग कर लीजिए, तो ये हो जाएगा y माइनस 0.8 y इज इक्वल टू 600, और ये हो जाएगा मुद्दा आपका 1 में से 0.8 गए, तो ये हो जाएगा आपका 0.2 y इज इक्वल टू 600। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? y की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये गुणा में है तो भाग में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 600 अपॉन में 0.2, दशमलव हटाएंगे ऊपर 0, तो 3000 जो है आपका आंसर आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में गारंटीड है, एग्जाम में आने ही आने हैं। या तो आपको भोग फलन दे रखा होगा या बचत फलन दे रखा होगा। उसके बाद कहता है नीचे एक काल्पनिक अर्थव्यवस्था में आय में परिवर्तन की गणना कीजिए। डेल्टा वाई निकालना है, जिसमें आपको एमपीसी दे रखा है और आपको जो है आई दे रखा है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मुझे एमपीसी दे रखा है, अगर एमपीसी जो है 0.8 है, ठीक है, तो एमपीएस में निकाल लेता हूँ सबसे पहले। एमपीएस कितना होगा? एमपीएस 0.2 होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों का जोड़ जो है 1 के बराबर होता है, तो 1 में से इसको माइनस कर दूँगा 0.2। के निकाल लेता हूँ मैं, के का फॉर्मूला ये होता है, तो भाई के की वैल्यू 1 अपॉन में 0.2 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। ठीक है, अब के का फॉर्मूला लगा देते हैं, के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई। ठीक है, के की वैल्यू क्या है? ये 5, के की वैल्यू आ गई 5 इज इक्वल टू डेल्टा वाई मुझे निकालना है, और डेल्टा आई की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है 1000। इसको इससे गुणा कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा आपका 5000। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आने ही आने हैं, तो प्लीज़ इस टाइप के क्वेश्चनों की बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम पे एक क्वेश्चन आना ही आना है इस टाइप का, इक्विलिब्रियम पे ये निकाल फलाना ढिमकाना, ऐसे क्वेश्चन। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के रिगार्डिंग हम बात करते हैं। कह रहा है डैश जो है वो एक ऐसी संस्था है जिसका किसानों से कोई भी संबंध जो है, डैश एक ऐसी संस्था है जिसका किसानों से कोई भी संबंध जो है वो नहीं है। तो ऐसी कौन सी संस्था है इसमें जिसका किसानों से कोई भी संबंध जो है वो नहीं है? नाबार्ड है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, भूमि विकास बैंक है, या सहकारी समितियाँ? आपको ये ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ गया था। नाबार्ड पापा है, किसानों को लोन देने का जो काम करता है, किसानों का एग्रीकल्चर सेक्टर में नाबार्ड पापा है। ठीक है, लेकिन नाबार्ड किसानों को लोन नहीं देता। नाबार्ड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भूमि विकास बैंक, सहकारी समितियां, इनको लोन देता है, इनके ऊपर नज़र रखता है, इनके ऊपर कंट्रोल रखता है। नाबार्ड का किसानों से कोई सीधा संबंध नहीं है। जैसे जनता का आरबीआई के साथ नहीं है, ऐसा ही नाबार्ड का किसानों के साथ नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है बैंक वाले चैप्टर से। उसके बाद कहता है क्वेश्चन नंबर 4 में, कहता है एमपीसी उपभोग फलन का ढलान होता है।
क्या ये बात ठीक है, क्या ये बात गलत है? तो भाई ये बात तो बिल्कुल ठीक है। एमपीसी उपभोग फलन का ढलान होता है और कह रहा है एमपीएस बचत फलन का ढलान होता है। तो क्या ये बात ठीक है? ये भी बात ठीक है भाई। अब एमपीसी उपभोग फलन का ढलान होता है और एमपीएस बचत फलन का ढलान होता है। ये जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, यहाँ पे सिर्फ आपको इतना बताना है कि ये ठीक है या गलत है। तो भाई दोनों ठीक है, कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका सी। उसके बाद हम बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन के रिगार्डिंग। कह रहे हैं मुद्रा की जो पूर्ति होती है ना, वो एक स्टॉक अवधारणा है। क्या ये बात ठीक है, क्या ये बात गलत है? एक एग्जैक्ट डेट पे जनता के पास जितना पैसा होता है उसको मुद्रा की पूर्ति कहते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। और मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन एक प्रवाह अवधारणा है। तो भाई परिवर्तन वर्ड आ गया, प्रवाह का जो नेचर होता है वो डायनामिक होता है। तो ठीक है, ये भी बात ठीक लिखी हुई है। कथन 1 और कथन 2 ये दोनों ही ठीक लिखे हुए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। मैंने सारे ऐसे क्वेश्चन लिए हैं, असर्शन, रीजनिंग, कथन, एमसीक्यू, जो कि एग्जाम में जो पैटर्न आपका रहने वाला है। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है एक अर्थव्यवस्था में जो उपभोग फलन है ना वो ये है, तो निवेश गुणक का मूल्य क्या होगा? बताइए। इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे? आपको ये पता है कि इसका जो एल्जेब्रिक फॉर्म होता है वो होता है आपका सी बार प्लस बी वाई। ये इसका एल्जेब्रिक फॉर्म होती है, जहाँ पे बी जो है वो ये है। ठीक है, तो बी का मतलब इस चैप्टर में एमपीसी होता है। तो एमपीसी कितना आ गया आपका इस चैप्टर में? ये आ गया 0.5। ठीक है, और एमपीएस कितना आ जाएगा? एमपीएस आ जाएगा 0.5, क्योंकि दोनों का जोड़ 1 के बराबर होता है। तो कहता है निवेश गुणक निकाल। तो k इज इक्वल टू 1/0.5, दशमलव हटाएंगे ऊपर 0, 10 दूनी 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो आंसर आपका 2 आ जाएगा। 2 जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है भाई न्यूमेरिकल जरूर करके जाइएगा आय और रोजगार वाले चैप्टर से। उसके बाद कहता है कि यदि राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि है ना वो उपभोग में वृद्धि से अधिक होए तो एमपीसी का मूल्य क्या होगा? कह रहा है अगर डेल्टा वाई जो है वो ग्रेटर देन है अगर डेल्टा सी से, तो क्या होगा? तो देखिए एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है? एमपीसी का फॉर्मूला होता है डेल्टा सी और डेल्टा वाई। कह रहा है ये ज़्यादा है ये कम है। तो जैसे मान लो ये 80 है ये 100 है। ठीक है, वाई में ज़्यादा कर दिया, सी इसमें कम कर दिया, तो आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा 0.8। तो मतलब वैल्यू 1 से कम आ रही है। तो 1 से कम जो है इसकी वैल्यू आ रही है। ठीक है, ये बराबर वाला भी आ सकता है, अधिक वाला भी आ सकता है, कम वाला भी आ सकता है, कैसे भी क्वेश्चन आए। इस टाइप की थीम बहुत आती है एग्जाम में। तो इसका जो आंसर है वो ये आ जाएगा। ऐसे रख के आप चेक कर सकते हैं जैसे मैंने किया है। अब देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। कहते हैं भाई सकल मांग जमा और शुद्ध मांग जमा दोनों समान अवधारणाएं हैं। कह रहा है जो ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट होती है और जो नेट डिमांड डिपॉजिट होती है दोनों सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो क्या ये बात ठीक है, क्या ये बात गलत है? तो भाई ये बात तो पूरी गलत है, क्योंकि इनमें एक वर्ड होता है जिसका नाम है इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन। तो सकल में इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन इंक्लूड होते हैं और ग्रॉस शुद्ध में नहीं होते। तो ये तो दोनों अलग अलग हैं। स्टेटमेंट 1 तो गलत है। दूसरा देखिए, मांग जमा और सावधि जमा दोनों समान अवधारणा है। ये भी बात बिल्कुल गलत लिखी हुई है। कह रहे हैं डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट दोनों एक ही चीज़ होती है। दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं यहाँ पे गलत लिखी हुई है। तो इसका जो आंसर है वो डी हो जाएगा कि भाई दोनों कथन 1 और कथन 2 दोनों के दोनों क्या हैं? दोनों के दोनों जो हैं वो गलत हैं। ये जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं यहाँ सिर्फ इस स्टेटमेंट को चेक करना होता है, यहाँ सिर्फ स्टेटमेंट को चेक करना होता है कि वो दोनों ठीक है या नहीं। लेकिन ये जो असर्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, अब देखिए ये असर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। कहता है वास्तविक जीडीपी आर्थिक कल्याण का अच्छा सूचक है। ठीक है, क्या ये बात ठीक है, क्या ये बात गलत है? तो भाई ये बात तो ठीक है। लिखा हुआ है इससे अर्थव्यवस्था में उत्पादन में वृद्धि होती है वास्तविक जीडीपी से। ठीक है, अगर मैं यहाँ लिख दूँ वास्तविक जीडीपी से अर्थव्यवस्था में उत्पादन में वृद्धि होती है। ठीक है, तो क्या ये बात ठीक है? ये भी बात ठीक है। पहले हमें यहाँ चेक करना होता है कि जो दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं असर्शन और रीज़न, क्या वो दोनों चीज़ें ठीक लिखी हुई है? या इससे ना हटा के आप इस चाहिए ऐसे लिख लो वास्तविक जीडीपी से अर्थव्यवस्था में उत्पादन में वृद्धि होती है, ये लिख लीजिए। तो पहले हमें इससे का मतलब यहाँ वास्तविक जीडीपी की बात चल रही है। तो पहले हमें चेक करना होता है क्या ये दोनों ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये भी भाई सत्य है और ये भी भाई सत्य है। पहले तो हमें चेक करना है जैसे स्टेटमेंट वाले करते हैं। तो भाई ये तो दोनों ठीक लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और करनी होती है जो कि स्टेटमेंट वाले में हम नहीं करते। हमें ये देखना होता है कि ये जो रीज़न यहाँ पे ये जो दिया गया है रीज़न, और जो ऊपर बात की गई थी, ऊपर क्या बात की गई थी? वास्तविक जीडीपी आर्थिक कल्याण का अच्छा सूचक है। तो क्यों माना जाता है उसको अच्छा सूचक? क्यों माना जाता है? क्योंकि भाई इससे ये जीडीपी तब बढ़ती है जब अर्थव्यवस्था के अंदर उत्पादन बढ़ता है, जिससे लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज़ होती है। तो यही तो इसका रीज़न है। सही बात तो बताई गई है।
तो उसके बाद जो रीज़न दे रखा होता है उस रीज़न का कंपेयर करते हैं कि क्या जो असर्शन हमको दे रखी थी वो रीज़न की सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है या नहीं। तो भाई ये तो बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है, सही तो बता रहा है कि वास्तविक जीडीपी आर्थिक कल्याण का अच्छा सूचक इसलिए होता है क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था में उत्पादन में वृद्धि होती है, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इंक्रीज़ होती है। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से असर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। फिर कहता है जीडीपी की गणना में केवल अंतिम वस्तुओं को शामिल किया जाता है, मध्यवर्ती वस्तुओं को नहीं। क्या ये बात ठीक है? हाँ भाई ये बात तो बिल्कुल ठीक है भाई। और फिर लिखा हुआ है अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य जुड़ा होता है। पहले दोनों को चेक करेंगे, ये ट्रू है, हाँ भाई ये तो ट्रू है, ये तो सही लिखा हुआ है, ये ट्रू है, हाँ भाई ये भी ठीक लिखा हुआ है, ये भी ट्रू है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, दोनों ठीक है। फिर ये देखना है कि ये जो रीज़न यहाँ बताया गया है ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है या नहीं। तो भाई जीडीपी की गणना में अंतिम को लेते हैं, मध्यवर्ती को नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि अंतिम में मध्यवर्ती का मूल्य ऑलरेडी जुड़ा हुआ होता है। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है। तो ये जो यहाँ रीज़न बताया गया है ये असर्शन की सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा ए। तो आई होप आपको पता चला होगा कि भाई किस तरीके से इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। प्लीज़ 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 आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने जो इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भाई इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत 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 ज़्यादा मेहनत लगी है इस बनाने में, और एक एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए ढूंढ के छाट के बहुत मेहनत करके बनाया। और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, तभी आप जो है गिव अवे में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, तभी आपका नाम आएगा। और स्क्रीनशॉट मुझे ज़रूर भेज दीजिएगा प्लीज़। उसके बाद हम बात करते हैं, कह रहे हैं निम्नलिखित आंकड़ों के देखते हुए एक किसान द्वारा गेहूं का उत्पादन करने वाले कारक लागत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि ज्ञात कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर एनवीए एट एफ निकालना है आपको इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है जी। कैसे? शुद्ध मूल्य मतलब एनवीए और कारक लागत का मतलब फैक्टर कॉस्ट हो गया। ठीक है, मैंने वीडियो बना दी है, सारी की सारी प्लेलिस्ट में ऐड कर रखी है, देख लीजिएगा प्लीज़। ठीक है, पूरी समष्टि बना दी है, पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था बना दी है, सारी की सारी विधियाँ बना दी हैं। तो मैं निकालता हूँ सबसे पहले जी वी एट एम पी। ठीक है, जी वी एट एम पी कैसे निकलता है? जी वी एट एम पी आपका जो निकलता है वो आपका निकलता है उत्पाद का मूल्य। ठीक है, उत्पाद का मूल्य, और उसमें से माइनस कर देते हैं मध्यवर्ती उपभोग। अब देखिए, अब उत्पाद का मूल्य कैसे निकलता है? सबसे पहले आता है बिक्री। तो बिक्री यहाँ सीधा नहीं दे रखी। बिक्री देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, किसान द्वारा घरेलू बाजार में कितने का बेचा उसने? 6800 रुपये का। ठीक है, सरकार द्वारा किसान से बिक्री की खरीद, सरकार को कितना बेचा? सरकार को बेचा 200 रुपये का। ठीक है, उसके बाद बिक्री की बता रहा हूँ अभी। ठीक है, किस किस को बेचा है? बाज़ार में बेचा है, सरकार को बेचा है, ये हो गया आपका बिक्री। ठीक है, उसके बाद आता है स्वयं उपभोग। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, वर्ष के दौरान परिवार द्वारा स्वयं उपभोग। तो स्वयं उपभोग कितना आ गया? 50। बिक्री, स्वयं उपभोग। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा? बिक्री, स्वयं उपभोग, और यहाँ पे आ जाएगा क्या कहते हैं, स्टॉक में परिवर्तन। स्टॉक में परिवर्तन जो है वो यहाँ पे नहीं दे रखा, तो वो लिख लेंगे 0। और माइनस यहाँ पे आ जाएगा मध्यवर्ती। तो मध्यवर्ती जो है, एक मिनट रुको ज़रा, मध्यवर्ती जो है आपको इस क्वेश्चन के अंदर मध्यवर्ती जो है आपको नहीं दे रखा। ठीक है, तो मध्यवर्ती को 0 प्लॉट कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 7050, 7050 आ जाएगा ये आपका। ठीक है, बाज़ार में बिक्री, परिवारों को बिक्री। ठीक है, बाज़ार में बिक्री, सरकार को बिक्री और स्वयं उपभोग, इन तीनों डिजिट को जोड़ देंगे 68 से 200 और 50। और मध्यवर्ती तो यहाँ पे है नहीं, ट्रैक्टर की खरीद कोई मध्यवर्ती नहीं है। ठीक है, ये कोई रॉ मटेरियल नहीं है। अच्छा, उसके बाद आती है बात, ये आई है 7050। अब देखिए मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है एनवीए एट एफसी। ठीक है जी, और मेरे पास जो है, मेरे पास क्या है? मेरे पास जीवीए एट एमपी है। ठीक है जी, अब क्या करेंगे? मेरे को नेट चाहिए, मेरे पास ग्रॉस है माइनस डेप्रिसिएशन, वैल्यू एडिशन। ठीक है, एफसी का फॉर्मूला एमपी माइनस एनआईटी, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है जी, यहाँ पे आ जाएगा, देखिए यहाँ पे आ जाएगा 7050 माइनस डेप्रिसिएशन। आपको ये ध्यान रखना है, ये जो लिखा है ना, ये पूंजीगत स्टॉक के रख रखाव पर है, ये यहाँ पे डेप्रिसिएशन है। ठीक है, और एनआईटी ये डेप्रिसिएशन का नाम है, ध्यान रखिएगा।
NIT का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स, वो तो है नहीं, माइनस सब्सिडी। सब्सिडी कितना दे रखा है, ये दे रखा है 20, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7000, ये हो जाएगा 7050 माइनस का 100 और माइनस माइनस ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 7050 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 80। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, पहले तो 50 गए 7000 और 50 गए पहले, तो ये हो जाएगा 7000 और 7000 में से 30 और माइनस कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 30 और अगर हम माइनस कर देंगे, 30 अगर और माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 6970, ये आएगा इसका। एक मिनट रुकिए ज़रा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है बहुत सारे आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चनों को ज़रूर कर लीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के रिगार्डिंग। अगले क्वेश्चन में कहता है विदेशों से शुद्ध कारक आय के घटक लिखिए। ये हॉट क्वेश्चन है, रिपीटेड NFIA के कंपोनेंट पूछ रहा है। ठीक है, NFIA के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, ठीक है, आप सपोर्ट मटेरियल से भी देख सकते हैं, अब TR जैन की बुक में भी लिखा हुआ है। जैसे कि सबसे पहला होता है कर्मचारियों का शुद्ध पारिश्रमिक, ठीक है, संपत्ति तथा उद्यमशीलता से प्राप्त शुद्ध आय और कंपनियों की शुद्ध प्रतिधारिताएं। 3 होते हैं इसके, 3, और तीनों क्या होते हैं उसको मैं बहुत ही अच्छे से आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, कंपनियों का शुद्ध पारिश्रमिक क्या होता है, संपत्ति तथा उद्यमशीलता से शुद्ध आय क्या होती है और कंपनियों की प्रतिधारिताएं क्या होती है, ये सब बातें हम बहुत ही डिटेल में कर चुके हैं, तो इसको बहुत कर लीजिएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है, बोर्ड में 1000 बारी आया हुआ है। उसके बाद कहता है भाई उत्पाद का मूल्य और मध्यवर्ती, इसमें मूल्य में या मध्यवर्ती वृद्धि में अंतर बता क्या होता है। तो देखिए, आप लिखेंगे कि उत्पाद के मूल्य में मध्यवर्ती उपभोग जो है वो जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, और इसमें जो है, इसमें जो है इसमें नहीं जुड़ा हुआ होता। मूल्य वृद्धि का मतलब क्या, मूल्य वृद्धि का मतलब होता है GV/MP, ये मूल्य वृद्धि होती है। तो ये कैसे निकलता है, ये निकलता है आपका उत्पाद का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग। ठीक है, तो जब मैं मूल्य वृद्धि में मध्यवर्ती उपभोग शामिल नहीं होता, उत्पाद के मूल्य में होता है। और आप ये भी लिख सकते हैं कि उत्पाद का मूल्य वृद्धि का एक भाग होता है। ठीक है, जबकि मूल्य वृद्धि इसका भाग नहीं होता, ये भी लिख सकते हैं आप इसके अंदर। तो ये दोनों भाई हॉट्स क्वेश्चन है, रिपीटेड बोर्ड एग्जाम में कई बारी आए हुए हैं, कई बारी। इसको बहुत 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 ही अच्छे से जो है कर लीजिएगा। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन के रिगार्डिंग। अगले क्वेश्चन में कहता है कि प्रभावी मांग के सिद्धांत की व्याख्या तालिका व चित्र की सहायता से कीजिए। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है, बच्चा कंफ्यूज, ओ भाई बोलेगा, ओ भाई ये प्रभावी मांग का सिद्धांत जो है ये क्या होता है, ये तो मैंने पूरी बुक के अंदर जो है कहीं नहीं पढ़ा। तो मैं आपको बता दूं, ये जो चैप्टर है आपका अल्पकालीन संतुलन उत्पादन का जो चैप्टर है, जहाँ पे आपने 2 अप्रोच पढ़ी हैं, एक होती है AD और AS अप्रोच और एक होती है S और I अप्रोच। तो भाई ये जो AD और AS अप्रोच जो होती है, इसी को ही प्रभावी मांग का सिद्धांत कहते हैं। इफ़ेक्टिव डिमांड वो डिमांड होती है जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई आपस में बराबर होते हैं। जैसे ये एग्रीगेट सप्लाई बनता है, ये आपका एग्रीगेट डिमांड बनता है, तो ये जो डिमांड होती है ना, ये इक्विलिब्रियम पे ये जो डिमांड होती है, इसको इफ़ेक्टिव डिमांड कहते हैं। तो ये प्रिंसिपल क्या होता है, ये पूरा आपको जो AD और AS अप्रोच होती है, ये वाला चित्र बनाना है और आपको लिखना है कि भाई इस विधि से जो है, ये विधि ये कहती है कि भाई अर्थव्यवस्था संतुलन पे वहाँ पे होगी जहाँ पे AD और AS जो है आपस में बराबर होते हैं। ये वाला डायग्राम बनाना है और इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है। और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट काम आपको जो करना है वो ये करना है, आपको ये बताना है इसके अंदर कि अर्थव्यवस्था संतुलन में तो तब होती है जब AD = AS होता है। लेकिन अगर भाई AD = AS ना हो, AD <AS हो और AD अगर <AS हो, तो भाई इन दोनों सिचुएशन में कैसे अर्थव्यवस्था संतुलन पर आती है, वो आपको बताना है। क्या अर्थव्यवस्था किस प्रोसेस को फॉलो करती है। सारी वीडियो अवेलेबल है, पूरी 1 शॉट बना दिया आपके लिए। प्लीज़ इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा। और इसका उल्टा जो अपोजिट क्वेश्चन है, S = I यहाँ पे होती है। तो जब S greater than I होता है और S less than I होता है तो क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो S greater than I होता है, इसके अंदर हमें वही एक्सप्लेनेशन देनी है जो AS और AD में देते हैं, और इसकी एक्सप्लेनेशन वही देते हैं जो AS less than AD में देते हैं। तो ये क्वेश्चन कर लीजिएगा बहुत ही अच्छे से। रिपीटेड एग्जाम में आता ही आता है, या तो AD और AS का आएगा या S और I का आएगा। उसके बाद कहता है कि टिकाऊ उत्पादक वस्तु और गैर टिकाऊ उत्पादक वस्तु में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये बोर्ड का क्वेश्चन है,
अब ये भाई बच्चा कंफ्यूज कहेगा यार ये तो ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं है मैं तो ये उपभोक्ता पढ़ी थी, ये उत्पादक कहाँ से आ गई है। तो जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो इसको बहुत ही आराम से कर सकता है। अब एक टिकाऊ उत्पादक वस्तु होती है पूंजीगत वस्तु, और गैर टिकाऊ उत्पादक वस्तु जो होती है वो होती है मध्यवर्ती। इन सब के नाम होते हैं जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो तो भाई आपको बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो क्या होती है पूंजीगत वस्तु, क्या होती है मध्यवर्ती वस्तु, बहुत ही आराम से आप लिख सकते हैं। ये उत्पादन की प्रक्रिया में लंबे समय तक चलती है, ये लंबे समय तक नहीं चलती, इनका मूल्य उच्च होता है, इनका मूल्य उच्च नहीं होता। ये मशीन वगैरह इसका एग्जाम्पल लिख देंगे, इसका कच्चा माल लिख देंगे, कोई भी 3 एग्जाम्पल आप जो है यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के रिगार्डिंग। अगले क्वेश्चन में कहता है कि मुद्रा गुणक और साख के सर्जन के बीच विपरीत संबंध होता है, उदाहरण सहित बताइए। कल जो मैंने आपको टॉप 8 क्वेश्चन बताए हैं समष्टि अर्थशास्त्र के, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, उससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। वहीं पे मैंने आपको क्वेश्चन बताया था मनी मल्टीप्लायर का। मनी मल्टीप्लायर का जो सूत्र होता है, या तो वाणिज्य बैंक कैसे साख का सर्जन करते हैं वो क्वेश्चन आएगा, या भाई ये क्वेश्चन आता है, ये फॉर्मूला होता है। आपको इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, आपको इस क्वेश्चन के अंदर एक बार LRR ले लो 5%, ठीक है। तो 5% कितना होता है 0.05, ठीक है। तो मनी मल्टीप्लायर कितना आएगा, यहाँ पे आप रख दोगे 5% होता है 0.05, यहाँ पे कर दोगे ये आएगा 100, तो ये आ जाएगा 100/5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, मनी मल्टीप्लायर 20 आया, ठीक है। अच्छा, अब एक बारी 5 लिया, अब एक बारी 10 ले लो, ठीक है। अब एक बारी 10 ले लो, 10% कितना होता है, 10% होता है 0.1, तो जीरो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 0.1, डेसिमल हटाएंगे, ठीक है। सॉरी ऊपर 1 है, डेसिमल हटाएंगे ऊपर 0 आ जाएगा, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 10। जब 10% लिया तो आंसर आया 10, और जब 20%, जब आपने 5% लिया था तो आंसर आया 20। तो हमें यहाँ पे ये बताना है, कि जब LRR की वैल्यू ज़्यादा होती है तो मनी मल्टीप्लायर कम, और जब इसकी वैल्यू कम होती है तो मनी मल्टीप्लायर ज़्यादा। ये आपको बताना है खुद उदाहरण दे के, उदाहरण सहित जो है स्पष्ट कीजिए। ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आ रहा है। उसके बाद आता है अगला फिक्स आपका क्वेश्चन जो आप घर से लिख के लेके जा सकते हैं। कह रहा है केंद्रीय बैंक सरकार का बैंक कैसे है, वित्तीय परामर्शदाता कैसे और एजेंट किस प्रकार है, व्याख्या कीजिए। मैं आपको कल जो टॉप 8 क्वेश्चन बताए हैं उसके अंदर मैंने आपको बताया कि केंद्रीय बैंक के कार्य फिक्स क्वेश्चन है। 4 काम बताए मैंने, 4, सरकार का बैंकर, बैंकों का बैंक, अंतिम ऋणदाता और नोट जारी करना। ये 4 काम आप खोल कर पी जाएंगे, गारंटीड क्वेश्चन है, उसके ऊपर आएगा ही आएगा। तो उसमें से एक पूछ लिया गया आपसे, कहता है कि सरकार का बैंक कैसे है, क्योंकि भाई सरकार का सारा बैंकों का हिसाब किताब रखता है, पहले बैंक एक्सप्लेन करना है बैंक कैसे है। वित्तीय परामर्शदाता का मतलब सरकार को कभी भी फाइनेंशियल एडवाइस की ज़रूरत होती है तो वो भी देता है, और एजेंट का मतलब सरकार का एजेंट कैसे, सरकार की प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करता है। 3 वर्ड जो उसने पूछे, तीनों वर्ड की एक्सप्लेनेशन देनी है। अगर तीनों वर्ड की एक्सप्लेनेशन नहीं दोगे नंबर कट जाएंगे। तो अपने पास चारों जितने जो मैंने कार्य बताए अपने पास कंटेंट इतना रखिए कि मैं इसमें इतना लिखूं कि मुझे 3 नंबर बहुत ही आराम से मिल सके। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16, कहता है कि बताइए कि गैर मौद्रिक आदान प्रदान सकल घरेलू उत्पाद के उपयोग को कैसे प्रभावित करता है। अब बच्चा, ये भाई साहब बच्चा क्वेश्चन ही पढ़ के कन्फ्यूज़, उसे समझ ही नहीं आएगा पूछ क्या रहा है, कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है उसको यही नहीं पता चलेगा। आपको मैं बता दूं जीडीपी तथा कल्याण, कल मैंने ये तीनों मैंने जो है कल फिक्स टॉपिक के अंदर बताए मैं, गारंटीड है। जीडीपी तथा कल्याण में 4 पॉइंट हैं, जीडीपी की रचना, जीडीपी का वितरण, गैर मौद्रिक लेन देन और बाह्यताएं। 4 में से भाई गारंटीड है एक आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये पूछ रहा है नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन जो है वो जीडीपी को किस तरीके से इफेक्ट करता है। तो मैंने आपको इसके अंदर क्या समझाया था कि भाई जो जैसे लाइक बार्टर सिस्टम वगैरह हो गया, गृहिणियाँ अपनी सेवाएं प्रदान करती हैं, मम्मियाँ जितना घर में काम करती हैं अपनी सेवा प्रदान करती हैं, उनका मूल्य क्या है हमको नहीं पता, लेकिन वो अपनी सर्विस रोज़ देती हैं, लेकिन हमें उसका मूल्य नहीं पता, जिसकी वजह से हम उसको जीडीपी में ऐड नहीं कर सकते। अभी भी बार्टर सिस्टम भारत में प्रचलित है, कहीं कहीं जगहों पे बार्टर सिस्टम होता है। तो भाई हम उनका मूल्य क्या है, हम उसको मूल्य नहीं पता तो उसको जीडीपी में ऐड नहीं कर सकते। तो इस वजह से तो हो सकता है वो जो जीडीपी है भाई वो क्या है, उसमें तो ये वाले नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इंक्लूड ही नहीं होते। जीडीपी के अंदर तो केवल मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को इंक्लूड किया जाता है, नॉन मॉनेटरी को नहीं। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन के रिगार्डिंग। इस तरीके से सारा आपको लिखना है, 3 नंबर का अपने पास रखिएगा, ये फिक्स क्वेश्चन है, फिक्स। उसके बाद आता है एक बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रिगार्डिंग, कहता है भाई
किन्स की उस स्थिति की व्याख्या कीजिए जब संसाधनों के पूर्ण उपयोग के बिना अर्थव्यवस्था जो है वो संतुलन में होती है और अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त क्षमता मौजूद होती है। दिए गए कथन को सही ठहराने के लिए किन्हीं दो मौद्रिक उपायों का उल्लेख कीजिए और उन पर चर्चा कीजिए। कल ही मैंने आपको बताया बेटा, न्यून मांग और अधिमांग वाला जो चैप्टर है, हॉट्स चैप्टर है, फिक्स 6 नंबर का क्वेश्चन है, 6 नंबर का गारंटीड, या तो न्यून मांग पे या अधिमांग पे। लेकिन अभी ये जो क्वेश्चन आया है इस तरीके से, ये तो वही बच्चा कर सकता है जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे ना तो आपको न्यून मांग दिख रहा है, ना यहाँ पे आपको अधिमांग दिख रहा, ना यहाँ पे आपको स्फीतिक अंतराल दिख रहा, ना यहाँ पे आपको अविस्फीतिक दिख रहा। समझ ही नहीं आएगा क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, कंफ्यूज हो जाएगा बच्चा पढ़ के। लेकिन उसके लिए तो ठीक है जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 10 तक गिनता हूँ मैं, आप मुझे बताइए ये कौन है, क्या है ये, न्यून मांग है, अधिमांग है, क्या है ये। ठीक है, मैं 10 तक गिनता हूँ, कितना आप सोचिए क्या लिखा हुआ है। मैं 10 तक गिनता हूँ, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आई होप आपने जो है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया होगा कि भाई ये क्या है। तो ये कह रहा है संसाधनों के पूर्ण उपयोग के बिना कौन सी सिचुएशन होती है। अबे भाई वो न्यून मांग की सिचुएशन होती है, न्यून मांग की, जब लोगों को काम धंधों से हटाकर अर्थव्यवस्था को संतुलन में लाया जाता है। तो न्यून मांग आपसे पूछ रहा है, न्यून मांग, तो न्यून मांग क्या होती है उसको एक्सप्लेन करेंगे। प्रॉपर डायग्राम आपको बनाना सिखाया, ये एएस का डायग्राम है। ठीक है, ये एग्रीगेट डिमांड का है, प्लान वाली। ठीक है, और एक्चुअल वाली क्या हो गई, एक्चुअल वाली कम रह गई, तो वही गैप क्रिएट हो गया। ये सब आपको सिखाया है, ये सब आपको सिखाया है। तो भाई ये जो है ये जो है ये न्यून मांग क्रिएट हो गई। ये डायग्राम एक से एक सिखाया है मैंने आपको, न्यून मांग के अधिमांग के, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। और बोल रहा है ये ठीक कैसे होंगे, तो मौद्रिक उपाय भी बता भाई। तो CRR, SLR, रेपो रेट, तो न्यून मांग में क्या होता है, न्यून मांग में मैंने आपको बताया है CRR, SLR, रेपो रेट, ये सब क्या हो जाते हैं, अगर मांग कम है तो ये सब घट जाते हैं। ठीक है, मैं मार्जिन रिक्वायरमेंट वगैरह कुछ भी ले लीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं। राजकोषीय और मौद्रिक सारे पढ़ के जाएंगे आप। न्यून मांग और अधिमांग वाला चैप्टर पूरा पढ़ के जाएंगे, पूरा एक भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे। न्यून मांग, अधिमांग, स्फीतिक, अविस्फीतिक, और ये कैसे RBI इसको ठीक करता है, मौद्रिक और राजकोषीय उपाय दोनों सरकार कैसे करती है और ये कैसे करता है। वीडियो बनी हुई है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, सारी देख लीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के रिगार्डिंग। ये क्वेश्चन है, कह रहे हैं निम्नलिखित आंकड़ों से राष्ट्रीय आय निकाल। भाई राष्ट्रीय आय, ठीक है, तीनों मेथड की मैंने जो है आपको क्या कहते हैं, तीनों मेथड की मैंने आपको जो है वीडियो बना के दी है। ठीक है, उत्पाद विधि, आय विधि, एक से एक तगड़े क्वेश्चन, एक से एक धांसू क्वेश्चन मैंने उसके अंदर करा रखे हैं। तो मैं आपसे इतना तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप मुझे इसका आंसर बताएंगे। राष्ट्रीय आय निकालनी है और ये आपका जो है क्वेश्चन है, तो ये आपका जो है घर का काम है, ये आपका होमवर्क है। प्लीज़ इस क्वेश्चन को करके मुझे इसका आंसर ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर जो है वो क्या है। इसी वीडियो में आपको कमेंट ज़रूर करना है इसका आंसर क्या है। राष्ट्रीय आय निकालनी है, राष्ट्रीय आय। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का उत्पाद विधि से और एक आय और व्यय विधि से आएगा ही आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं भाई भारतीय अर्थव्यवस्था की। ठीक है, प्लीज़ 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 अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो भाई लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट नहीं किया, जो जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिएगा। आपको अपनी परफॉर्मेंस के बारे में पता चलेगा। वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, नहीं आता तो पहले वीडियो देखिए फिर सॉल्व कीजिए, क्योंकि आएगा ही आएगा। न्यूमेरिकल फिक्स क्वेश्चन है। कल के 8 टॉपिक में मैंने आपको बताया है, राष्ट्रीय आय के न्यूमेरिकल और अल्पकालीन संतुलन के न्यूमेरिकल आएंगे ही आएंगे, तो प्लीज़ उसको कीजिए। उसके बाद आता है भारतीय अर्थव्यवस्था। कह रहा है देश के विभाजन का किन उद्योगों पर बुरा प्रभाव पड़ा, तो आपको जानते ही है। ठीक है, जूट, कपड़ा, ये सब क्या है, इनका विभाजन पे बुरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि आधी ज़मीन पाकिस्तान पे, आधी इधर को आ गई। पहली आधिकारिक जनगणना कब हुई थी, तो भाई डेटा याद कर लीजिएगा। डेटा, एक एक चैप्टर का डेटा भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर मैंने आपको वीडियो बना कर रखा है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारा डेटा घोल कर पी जाएंगे, उससे बाहर एक भी डेटा का क्वेश्चन नहीं आने वाला, इस बात की मैं गारंटी है, लिख के दे रहा हूँ। जितना मैंने आपके लिए बना रखा है हिंदी में कंटेंट, पूरे यूट्यूब पे आपको जो है कहीं पे भी नहीं मिलने वाला है। तो कब हुई थी प्रथम आधारिक जनगणना, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, या चलो मैं ही बता देता हूँ, 1881 जो इसका आंसर है। उसके बाद आता है कार्य समिति की स्थापना जो है कब हुई थी। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कार्य समिति जो है, कार्य समिति जो है वो है क्या।
कार्वे समिति जो है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है उसकी इम्पोर्टेंस को इसने जो है रेखांकित किया था, उसकी इम्पोर्टेंस को उसको पहचाना था। कब? 1955 में। 1955 में जो है पहचाना था, 1955। तो उल्टा क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाई उस समिति का नाम बताइए जिसका जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की इम्पोर्टेंस को उसने रेखांकित किया, उसका नाम है कार्वे समिति और 1955। उसके बाद है कह रहे किस योजना को महनोबिस योजना के नाम से जाना जाता है। हॉट्स क्वेश्चन है, हॉट्स रिपीटेड एग्जाम में 1000 बारी आया हुआ है, 1000 बारी। महनोबिस योजना कौन सी है? ठीक है, दूसरी है, दूसरी। एक एक चीज़ लिखवा रखी है मैंने, महनोबिस योजना, गैडगिल योजना, फलानी योजना, डिमकानी योजना। तो वो जो है अपना डेटा वाला क्वेश्चन, डेटा वाली वीडियो सारी के सारी घोल कर पी जाइएगा जो मेरे से पढ़ते हैं, ठीक है, मेरी वीडियो देखते हैं तो भाई सारा एक एक चीज़ मैंने चैप्टर वाइज आपको बना के दे रखी है। किस वर्ष भारत ने LQP को समाप्त कर दिया? और बच्चा कन्फ्यूज़, पहले तो उसको वो कहेगा ये LQP क्या होता है? भाई मैंने तो LPG पढ़ा था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ये LQP क्या है? भाई पहले LQP चलता था, लाइसेंस, कोटा, परमिट, फिर आया ये उदारीकरण, निजीकरण। तो सिंपल सी बात ये है, वो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है भारत ने LPG को कब अपनाया? घुमा दिया आपको क्वेश्चन में। अबे जब LPG को अपनाया तभी तो LQP ख़त्म हुआ। तो कब? 1991 में हमने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को अपनाया था। उसके बाद कहता है भाई आउटसोर्सिंग क्या होती है बता। आउटसोर्सिंग का मतलब होता है, ये हॉट्स क्वेश्चन है, हॉट्स। आउटसोर्सिंग का मतलब होता है जो काम हम खुद कर सकते हैं वो काम हम जब खुद ना करके किसी दूसरे बंदे से कराते हैं उसको आउटसोर्सिंग कहते हैं। और आज भारत के अंदर दूसरे देशों की कंपनियां इस काम को करने के लिए भारत के अंदर आ रही हैं। भारत जो है आउटसोर्सिंग का हब बनता जा रहा है, क्योंकि भारत के अंदर स्किल्ड और सस्ती चीप लेबर यहाँ पे अवेलेबल है। लेकिन विकसित देश इसका विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि उनके देश से रोज़गार चला जाता है और उन्हें डर रहता है कि ये देश फिर आगे बढ़ के एक दिन ऐसा आएगा हमारा कॉम्पिटिटर बन जाएगा। तीन जो मैंने अभी लाइन बोली है, आउटसोर्सिंग क्या होती है, भारत आउटसोर्सिंग का हब क्यों बनता जा रहा है और विकसित देश इसका विरोध क्यों करते हैं, भाई ये हॉट्स क्वेश्चन है, हॉट्स पढ़ लीजिएगा इसको। उसके बाद आता है भाई इनमें से कौन सा जो चैनल है वो जो है, इनमें से कौन सा जो चैनल है वो कह रहा है तमिलनाडु में चलाया जाता है। तो ग्रामीण विकास का ये आपका क्वेश्चन है। तो आप मुझे बताएंगे चैनल, मैंने आपको सारे चैनल बता रखे हैं कि कौन सा चैनल कहाँ चलता है, ठीक है। राजस्थान, पंजाब वगैरह में कौन सा चैनल चलता है और आपका जो है आंध्र प्रदेश में कौन सा चैनल चलता है। तमिलनाडु में पूछा है तो तमिलनाडु में जो चलता है वो चलता है आपका उजावर मंडी, ठीक है जी। बाकी सारे चैनल कहाँ चलते हैं, बाकी सारे चैनल कहाँ चलते हैं ये आपको जो है, ये भी आपको जो है पता होने चाहिए। उसके बाद आता है, देखिए ऐसे क्वेश्चन भी बहुत बारी आ जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। कह रहा है भाई निम्नलिखित युग्मों को सम्मिलित कीजिए। इसको जो है आपको मैचिंग करनी है। तो मैचिंग तो आपको तभी हो सकती है जब आपको इसके बारे में पता होगा। तो देखिए पहले लिखा हुआ है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो है क्या, प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? किसी अर्थव्यवस्था में एक साल के अंदर अंदर जो अंतिम वस्तुओं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। कोटा क्या होता है? कोटे का मतलब होता है आयात की जा सकने वाली मात्रा। भूमि सुधार क्या होता है? कृषि क्षेत्र की उत्पादकता वृद्धि के लिए किया गया सुधार। हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स क्या होते हैं? अधिक उत्पादन देने वाले बीज। सहायकी क्या होती है? इसका ये रहा। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने हैं। मैचिंग, तो ये फंडे तभी हो सकते हैं जब भाई आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। मैंने पूरा फॉर्मेट ऐसा ले रखा है, असर्शन, रीजनिंग, कथन वाले, MCQ, मैचिंग, आप देख ही रहे होंगे क्वेश्चन। ये ऐसे ही क्वेश्चन ऐसे ही आने हैं और केस स्टडी भी अभी नीचे आएगी, देखिए। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन के रिगार्डिंग। कहते हैं मानव पूंजी और मानव विकास दोनों समान अवधारणाएं हैं, क्या ये बात ठीक है? तो भाई ये बात तो गलत है, दोनों अलग अलग होते हैं। डिफरेंस भी आ सकता है इसके ऊपर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये बात तो गलत बोल दी ने यहाँ पे, ये तो गलत है। कह रहा है भौतिक पूंजी की उत्पत्ति मानव पूंजी करता है, ये हॉट्स क्वेश्चन है। क्या ये बात ठीक है? ये तो ठीक है बात। भौतिक पूंजी क्या होती है? मशीन। और मानव पूंजी क्या होती है? एक बंदा है जिसके अंदर स्किल है। तो क्या ये बात ठीक है? ये बात तो ठीक है। पहली स्टेटमेंट गलत है और दूसरी स्टेटमेंट ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो जाएगा ये। कथन 1 जो है वो असत्य है और कथन 2 जो है वो सत्य है। मानव पूंजी वाला चैप्टर और ग्रामीण विकास वाला पूरा पढ़ के चले जाएंगे,
बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो कथन वाले हैं सिर्फ इसमें इतना चेक करना होता है, सिर्फ इसमें इतना चेक करना होता है कि जो स्टेटमेंट दे रखी है ये सही है या नहीं, बस। कह रहा भाई हरित क्रांति की सीमा क्या है इसमें से? सीमित क्षेत्र, सीमित फसलें, आय की असमानता और उपरोक्त सभी। हरित क्रांति की सीमा पूछ रहा है, हरित क्रांति की। तो भाई हरित क्रांति की जो सीमा है ये सारी की सारी हैं, कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित रही, गेहूँ चावल तक सीमित रही, किसानों में आय की असमानता हो गई, जहाँ पे हरित क्रांति को अपनाया गया वहाँ के किसान अमीर हो गए, जहाँ पे नहीं अपनाया गया वहाँ पे किसान गरीब हो गए, सब ठीक है, सारी की सारी हरित क्रांति की सीमाएँ। उसके बाद है भाई प्रशुल्क क्यों लगाए जाते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक नंबर का। प्रशुल्क क्या होते हैं पहले तो आपको पता होना चाहिए, कोटा, प्रशुल्क, ये सब क्या होते हैं। प्रशुल्क जब भी हम दूसरे देशों से आयात वगैरह करते हैं तो उस पर लगने वाला टैक्स होता है। ये इसलिए लगाया जाता है ताकि दूसरे देशों की वस्तुएं महंगी हो जाएं और जो घरेलू उत्पादक हैं उनको प्रोटेक्शन मिले, लोग दूसरे देशों की वस्तुएं ना खरीदें, अपने देशों की वस्तुएं खरीदें जो उनके घरेलू उत्पादक बना रहे हैं, इसलिए जो है प्रशुल्क लगाए जाते हैं। उसके बाद आती है क्वेश्चन नंबर 26 के रिगार्डिंग, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुन लीजिए, हॉट्स क्वेश्चन है ये, हॉट्स। बिक्री योग्य अधिक्य क्या होता है? मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, आप इसको सोचिए, मुझे बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। ए बी सी डी, क्या इसका आंसर होगा? 10 सेकंड का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। बिक्री योग्य अधिक्य क्या होता है? मार्केटेबल सरप्लस पूछ रहा है ये आपसे। मैं 10 तक काउंट करता हूँ, कितने आप सोचिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आई होप आपने जो है मुझे इसका आंसर ज़रूर बताया होगा। तो भाई बिक्री योग्य अधिक्य 1 मार्क्स में इसका मीनिंग भी पूछा जा सकता है। इसका जो आंसर है वो है ए। ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। टोटल जितनी प्रोडक्शन हुई है उसमें से किसान स्वयं उपभोग जितना कर लेता है, उसका बचा हुआ जो भाग होता है जो वो बाज़ार में बेच देता है, उसको कहते हैं बिक्री योग्य अधिक्य। ठीक है, इसका मीनिंग बहुत बारी आता है। उसके बाद आते हैं असर्शन और रीजनिंग। देखिए, कहता है शेयर का एक भाग निजी निवेशकर्ताओं को बेच देना विनिवेश कहलाता है। क्या ये बात ठीक है, क्या ये बात गलत है? तो ये तो बात ठीक है भाई। कारण क्या कहता है? ऐसा सरकार तब करती है जब सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हानि उठा रहे हो। पहले दोनों को चेक करना है, क्या ये बात ठीक है, क्या ये बात गलत है। ये बात ठीक लिखी हुई है, हाँ जी। ये बात ठीक लिखी हुई है, हाँ जी। उसके बाद ये देखते हैं कि ये जो रीज़न दे रखा है ये ऊपर वाले की करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है या नहीं दे रहा। मतलब ये जो रीज़न यहाँ बताया गया है इसका कुछ रिश्ता इससे है या नहीं है। तो भाई है, सही तो बात बताई गई है। अभी डिसइन्वेस्टमेंट सरकार तब करती है, डिसइन्वेस्टमेंट सरकार तब करती है जब जो पब्लिक इंडस्ट्री होती है जब वो लॉस में जा रही है तब करती है। तो सही दे रखा है बिल्कुल। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर है वो ए हो जाएगा। अगर दोनों में से कोई भी गलत हो गया, असर्शन या रीज़न, अगर दोनों में से कोई भी गलत हो गया तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। अच्छा, उसके बाद आता है वर्तमान में WTO के कुल कितने सदस्य हैं? तो ये भाई अभी वर्तमान में टोटल जो है वो 164 सदस्य हैं। 164, 164, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे 164वां सदस्य जो है वो अभी अभी बना है WTO का, तो उसका नाम क्या है? 164वें सदस्य का नाम क्या है ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। कहता है गैट का पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम है जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ। ठीक है, ये गैट का पूरा नाम है। इंग्लिश में देख लीजिएगा, हिंदी में कोई दिक्कत नहीं है। जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ मैंने डेटा में लिखवा रखा है आपको हिंदी में सारा। डेटा वाली इस वीडियो अगर आपने नहीं देखे, प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारी फ्री हैं, देख सकते हैं वहाँ पे जाके। उसके बाद आती है भाई अगले क्वेश्चन के रिगार्डिंग। कहता है ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह के महत्व का उल्लेख कीजिए। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्वयं सहायता समूह जो हैं ये क्या होते हैं। स्वयं सहायता समूह क्या करते हैं? ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर ये लोगों का जो एक ग्रुप होता है, ठीक है, मोस्टली इसके अंदर फीमेल्स भी पार्टिसिपेट करती हैं, और ये लोगों को जो है ऋण देने का काम करते हैं बहुत ही ज़्यादा सस्ती ब्याज की दरों पे, ठीक है, ये काम करते हैं। तो इसका महत्व बताना है। तो महत्व का मतलब भाई जब इससे किसानों को जो है क्या कहते हैं गैर संस्थागत स्रोत, महाजन, साहूकार, इनके मुंह नहीं लगना पड़ेगा, क्योंकि वो तो बहुत ही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ब्याज देते हैं, उनका शोषण करते हैं, उनके चुंगल में नहीं फंसेंगे ये सारे के सारे। तो इसका महत्व में क्या लिखोगे भाई? जब ये किसानों को सस्ते उस पर लोन प्रदान कर रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह इतना कुछ नहीं होता, नॉर्मल फॉर्मेलिटी में बहुत ही कम फॉर्मेलिटी के साथ किसानों को लोन दे देते हैं ये। तो लोन से किसानों को क्या क्या फ़ायदा होता है वो आप सब लिख देंगे यहाँ पे। और जो महाजन साहूकार की डिसएडवांटेज होती है वो आपको पता ही होगा। सहकारी साख समितियों के 3 उद्देश्य लिखिए। सहकारी साख समितियों के 3 उद्देश्य लिखिए। तो सहकारी साख समितियाँ किसानों को
लोन देने का काम करती है, गैर संस्थागत स्रोतों के प्रभावों को कम करने का काम करती है, दूर से दूर जहाँ बंदा नहीं पहुँच सकता वहाँ लोन पहुँच जाए, ग्रामीण क्षेत्रों के बिल्कुल पिछड़े हुए इलाकों में लोन देने का काम करती है। तो बुक में क्वेश्चन हैगा, ठीक है, वहाँ पे आइए ग्रामीण वाले में, ग्रामीण विकास वाले में, वहाँ से आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 3 मैंने आपको बता ही दिए वैसे। उसके बाद आता है क्वेश्चन, कहता है भारत में शैक्षणिक उपलब्धियों में क्षेत्रीय विषमताएं क्यों दिखाई दे रही हैं। मतलब कि जैसे कि आप जानते ही हैं कि भाई अमीर लोगों की क्वालिफ़िकेशन, गरीब लोगों की क्वालिफ़िकेशन, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर हो चुका है। अमीरों वाली डिग्रियां प्रोफेशनल कोर्स करते हैं, गरीबों वाले कोर्स बीए बीकॉम में यही सब करते हैं। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ये जो है सपोर्ट मटेरियल का क्वेश्चन है, सपोर्ट मटेरियल का, ठीक है। इसमें 2 रीज़न है, मानव पूंजी निर्माण का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो सपोर्ट मटेरियल का भी मैंने आपको चैप्टर वाइज, सपोर्ट मटेरियल का मैंने आपको चैप्टर वाइज एक चैप्टर के अलग क्वेश्चन जो बिल्कुल डिफरेंट है सब बता रखे हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है भाई, फ्री है, बिल्कुल देख सकते हैं जाके। अगर भारतीय अर्थव्यवस्था में अगर आपको सच में स्कोर करना है तो आपको क्या क्या कैसे करना पड़ेगा, पहले तो आपको जो है वन शॉट देखना पड़ेगा, ठीक है। जब आप पूरी वन शॉट देख लें उसके बाद जो है आप डेटा वाली सीरीज़ देख लें, सारी की सारी डेटा सीरीज़ देख लें, ठीक है। जब डेटा सीरीज़ आपका हो जाए तो फिर सपोर्ट मटेरियल की सीरीज़ देखें, वन शॉट, डेटा सीरीज़, सपोर्ट मटेरियल। जब ये 3 आप ओके कर लोगे, आपको 40 में से 40 लाने में, ये कह सकते हो किसी का पापा भी नहीं रोक सकता। आप भारतीय अर्थव्यवस्था में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप अटेंड नहीं कर सकते, बहुत ही ईजिली, सब फ्री है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, सपोर्ट मटेरियल, डेटा सीरीज़ का वन शॉट, सब कुछ आपके लिए। नहीं मिले मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको सेंड कर दूंगा। उसके बाद आता है स्थानांतरण मानव पूंजी को प्रोत्साहित करता है, बताइए। ये इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है, मानव पूंजी के जो स्रोत होते हैं, ठीक है, गारंटीड क्वेश्चन है, फिक्स है। मानव पूंजी के स्रोत बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। 4 से 5 स्रोत होते हैं, शिक्षा पर वह, स्वास्थ्य पर वह, स्थानांतरण, सूचना पर वह, उसमें से एक आएगा ही आएगा, गारंटीड है। तो स्थानांतरण का मतलब होता है जब लोग गाँव से शहरों की तरफ जाते हैं तो भाई उसमें जितनी कॉस्टिंग वगैरह लगती है ना, लोग स्थानांतरण इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मैं गांव से शहर की तरफ गया उसमें जितनी भी कॉस्टिंग वगैरह लगेगी वो सब जो है रिटर्न हो जाएगा अगर मुझे शहरों के अंदर काम मिल गया। शहर रिटर्न की जो पॉसिबिलिटी है, रिटर्न कहीं ज़्यादा है कॉस्ट से, कॉस्ट जो है वो कम है और रिटर्न जो है कहीं ज़्यादा होता है। लोग इसलिए गाँव से शहर की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं। तो इसकी जो मानव पूंजी निर्माण के स्रोत हैं, इसके अंदर 4 से 5 स्रोत हैं। अपने पास इतना कंटेंट रखिए कि 3 नंबर का अगर क्वेश्चन आए तो मैं इसमें लिख सकूं, या तो मानव पूंजी निर्माण के स्रोत या मानव पूंजी और आर्थिक विकास के अंदर संबंध आना ही आना है। उसके बाद आता है बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुधार प्रक्रिया से कृषि क्षेत्र दुष्प्रभावित हुआ लगता है, क्यों। पहले तो बच्चा कंफ्यूज, क्या भाई पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, सुधार प्रक्रिया से कृषि क्षेत्र दुष्प्रभावित हुआ लगता है, कहना क्या चाहता है ये इस क्वेश्चन के अंदर। ये इस क्वेश्चन के अंदर ये कहना चाहता है, पहले तो आपको सुधार प्रक्रिया पता होना चाहिए। सुधार प्रक्रिया का मतलब होता है एलपीजी, तो उसमें कह रहा है कृषि क्षेत्र दुष्प्रभावित हुआ लगता है, मतलब एलपीजी जो हमने आर्थिक सुधारों को जो हमने अपनाया है, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, उसमें कृषि क्षेत्र की तरफ ध्यान ही नहीं दिया गया है। तो क्या ये बात ठीक है, क्या ये बात गलत है। तो बिल्कुल बात सही है। जब हम एलपीजी वाला चैप्टर पढ़ते हैं वहाँ पे कृषि क्षेत्र की कोई बात ही नहीं की गई है। तो एलपीजी की जब आप सीमाएं पढ़ोगे, हानियाँ, वहाँ पे पहले ही पॉइंट है, एक तरफा समृद्धि है, एक तरफा उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण सेवा क्षेत्र की तरफ ध्यान देती है, ना कि द्वितीयक और तृतीयक की तरफ बेसिकली ध्यान देती है, खासकर सेवा की तरफ। कृषि क्षेत्र की तरफ तो ध्यान ही नहीं देती है। सपोर्ट मटेरियल में सीधा इसका आंसर लिखा हुआ है, क्या आपको लिखना है वहाँ से आप जो है इसको प्रॉपर देख सकते हैं, ठीक है। एक रफली आइडिया मैंने आपको बता दिया क्या है। उसके बाद जो है बात करते हैं अगले क्वेश्चन की रिगार्डिंग, कहता है भाई नीति आयोग के कार्य बता, नीति आयोग के कार्य क्या होते हैं, ठीक है। हॉट्स क्वेश्चन है, हॉट्स। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए नीति आयोग होता क्या है, कार्य तो बाद में बताएंगे। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि नीति आयोग जो है, नीति आयोग जो है वो भाई क्या होता है, ठीक है। नीति आयोग का क्या नाम है, क्या होता है, ये फिलहाल सपोर्ट मटेरियल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देख लीजिएगा, सीधा सीधा क्वेश्चन है। सपोर्ट मटेरियल में पंचवर्षीय योजनाएं, नीति आयोग का काम होता है थिंक टैंक की तरह जो है काम करना, ठीक है। देखना उसमें 3 नंबर में सीधा सीधा लिखा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सीधा क्वेश्चन है सपोर्ट मटेरियल का।
1956 की औद्योगिक नीति की विशेषताएं बताइए। भाई 1956 की औद्योगिक नीति के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है। 1956 की औद्योगिक नीति की 3 विशेषताएं हैं। उद्योगों का 3 श्रेणियों में वर्गीकरण, ठीक है, सरकार ने उद्योगों को 3 श्रेणियों में बांट दिया था। पहली में वो जिसको केवल सरकार ओपन कर सकती है, जिसमें 17 उद्योग थे। दूसरी वो जिसको दोनों मिलकर ओपन कर सकते थे, सरकार भी और निजी वाले भी 12, और तीसरे में अन्य जिसको निजी वाला ओपन कर सकता था। पहली विशेषता तो ये सबसे बड़ी, इसके ऊपर एक एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। दूसरा, सरकार ने लाइसेंस कर दिया फिक्स कि भाई लाइसेंस अगर मैं दूंगी तो ही आप ओपन कर सकते हो, अदरवाइज ओपन नहीं कर सकते। तीसरा, सरकार ने कई तरीके की औद्योगिक रियायतें दी कि अगर उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ, अगर पिछड़े हुए क्षेत्रों में अगर इंडस्ट्री खोलेंगे तो आपको लाइसेंस वगैरह बहुत ही आराम से मिल जाएगा, अगर विकसित क्षेत्रों में खोलोगे तो लाइसेंस वगैरह नहीं मिलेगा। 1956 की औद्योगिक नीति की तीनों विशेषताएं अब बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाएंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। अब हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग। लास्ट क्वेश्चन केस स्टडी का क्वेश्चन है। कहते हैं निम्नलिखित पाठ को ध्यान से पढ़ें और उसी के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, चैप्टर नंबर 1, केस स्टडी दे रखी है चैप्टर नंबर 1 की, ठीक है, जिसमें आपको बताया गया ब्रिटिश शासनकाल के अंदर क्या क्या हुआ और ब्रिटिश राजशाही ने क्या क्या किया। अलग अलग सेक्टर का पूरा यहाँ रामायण कथा आपको बताई गई है। रेल वगैरह लेकर आए, इतने सालों तक उन्होंने राज किया, सब पूरा रामायण कथा यहाँ लिख रखी है। और उसके बिहाफ पे हमें जो ऊपर वो दे रखा है, उसके बिहाफ पे हमें जो है कुछ यहाँ पे क्वेश्चनों के आंसरों को देना है। सबसे पहले क्वेश्चन में कहता है कि भाई स्वेज नहर को जो है वो कब खोला गया, ठीक है। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि स्वेज नहर को जो है कब खोला गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आई होप आपने जो है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया होगा कि भाई स्वेज नहर जो है वो क्या होती है। डायरेक्ट रूट है भारत और ब्रिटेन के बीच का, ठीक है। जब से इसको ओपन किया गया था तब से ब्रिटिश वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया था आयात निर्यात करना। इसका जो आंसर है 1869 है, 1869। तो आपको अपनी परफॉर्मेंस भी पता चल रही होगी कि भाई मुझे कितना आता है और कितना नहीं आता। कहता है भाई इनमें से किसको महाविभाजन का वर्ष जो है माना जाता है। रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड हॉट्स एग्ज़ाम में आता ही आता है, बहुत बारी आएगा, बहुत बारी। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप मुझे बताइए क्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आई होप आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर जो है ज़रूर बताया होगा। तो इसका जो आंसर है वो है भाई 1921 जो है इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद आती है प्लासी का जो युद्ध है वो कब हुआ था। तो इसी युद्ध की वजह से ब्रिटिशर्स भारत के अंदर एंटर हुए थे। तो प्लासी के युद्ध की अगर हम बात करें तो मैं आपको 10 सेकंड का टाइम फिर देता हूँ, ठीक है। सारे क्वेश्चन के आप ही बताएंगे इसके आंसर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो प्लासी का जो युद्ध है मेरे भाई वो हुआ था 1757 में। 1757 से लेकर 1947 अप्रॉक्स 200 साल तक अंग्रेज़ों ने हम पे जो है राज किया था। और यही वो ऐसा युद्ध है जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स भारत के अंदर जो है एंटर हुए थे। उसके बाद कहता है ब्रिटिश शासन के समय शिशु मृत्यु दर जो है वो क्या थी। ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन, IMR पूछ रहा है, IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इसका मीनिंग भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, और ये भी पूछ सकता है ऐसे भी। तो मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में क्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आई होप आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया होगा। इसका जो आंसर है वो है भाई 218 प्रति हज़ार। मेरे भाई अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, कहीं सोचो ख़त्म हो गया। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा। आपने देख लिया होगा उसको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके अपने सभी टीचर्स को, फ्रेंड सर्कल में जितना हो सके प्लीज़, ठीक है। और जो टारगेट है उसको प्लीज़ उसको कंप्लीट करा दीजिएगा, ठीक है। 45,000 का टारगेट है, ठीक है। अगर वो सब्सक्राइबर हो जाते हैं 5 बंदों को मुझे 500 रुपीज़ देने वाले हैं और बहुत ही ईजिली टारगेट हो जाएगा, बहुत ही ईजिली, ठीक है।
क्योंकि हमें पता है, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले हमारे पास 50,000 ट्रैफिक जाता ही जाता है और इस वीडियो पे 10,000 व्यूज़ आएंगे ही आएंगे। उसके बाद कहते हैं किस अर्थशास्त्री ने सबसे पहले भारत की राष्ट्रीय आय को मापने का प्रयास किया था। तो मैं आपको जो 10 सेकंड का फिर से टाइम दे रहा हूँ, आराम से सोचिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका जो आंसर है वो है भाई दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी पहले वो थे जिन्होंने जो है भारत के राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय को मापने का प्रयास किया था। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताएंगे कि भाई किस वर्ष में दादा भाई नौरोजी ने किया था, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन के रिगार्डिंग। अगले क्वेश्चन में कहता है ब्रिटिश शासन के समय भारत का व्यापार शेष कैसा था, अनुकूल, प्रतिकूल, संतुलित, तो कैसा था। तो उस टाइम पे भारत का जो व्यापार शेष था वो भाई अनुकूल था। अनुकूल का मतलब होता है कि निर्यात ज़्यादा था, आयात कम था, ठीक है। लेकिन उस अनुकूल का, उस फायदे का, उस लाभ का अंग्रेज़ों ने भारत की अर्थव्यवस्था पे 1 रुपया भी खर्च नहीं करा था। अपना काम, अपना एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए, ठीक है, युद्ध वगैरह के इक्विपमेंट वगैरह लाने के लिए। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि भारतीय संपत्ति के निष्कासन से आप क्या समझते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ, ये हॉर्स क्वेश्चन है। भारत की संपत्ति के निष्कासन से आप क्या समझते हैं, ये आ सकता है, ठीक है। तो उस टाइम पे अनुकूल था। कितना था, अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि कितना था उस टाइम पे। उसके बाद हम बात करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ये जो केस स्टडी वाले क्वेश्चन हैं, देख लीजिए, मैंने इसमें आपके लिए केस स्टडी, असर्शन, रीज़न, कथन, एमसीक्यू, कैसे कैसे क्वेश्चन जो हैं, मैचिंग वगैरह, जिस टाइप के क्वेश्चन मेरे से हो सकते थे, जैसे जैसे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है, सारे टाइप के क्वेश्चन मैंने कवर कर दिया। और मुझे ये जो राष्ट्रीय का मैंने क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया है ना, भूल मत जाना, ये इसका राष्ट्रीय का ये क्वेश्चन देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आंसर जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि क्या है इसका आंसर, ठीक है जी। और प्लीज़ इस वीडियो को भाई ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कर दीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स में। ये पेपर आपको कहाँ से मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक डाल दिया है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्लेलिस्ट बना दी है पूरी मिड टर्म की, सारा का सारा समष्टि, भारतीय अर्थव्यवस्था, एमसीक्यू, सपोर्ट मटेरियल, सब कुछ अवेलेबल है, बस आपको पढ़ना है। कोई भी वीडियो ना मिले आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर आपको ये भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं ऐसा ही एक मिड टर्म का सैम्पल पेपर एक और एग्ज़ाम से पहले जो है आपके लिए बना दूंगा, लेकिन अगर इसका टारगेट कंप्लीट होगा तो, ठीक है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ऐसा सैम्पल पेपर मिड टर्म के लिए आपको और चाहिए या नहीं चाहिए। तो भाई टारगेट तो अचीव करना पड़ेगा, सपोर्ट तो करना पड़ेगा आपके लिए। अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ, आपको भी करनी पड़ेगी, ठीक है जी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।